हे दोस्तों, मिस्टर दासू जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उदास थे, उन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा 8 स्टेप्स टू अनफक योर लाइफ। ना ये वीडियो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और लगेगा क्यों नहीं, वीडियो अच्छा भी था, जिसके अंदर उन्होंने 8 स्टेप्स सीखे अपनी ज़िंदगी को अनफक करने के लिए। जिसमें से फर्स्ट स्टेप था टू क्लीन, मतलब साफ सफाई रखना। सेकेंड था ऑर्गेनाइज करना, मतलब चीज़ें बिखरी रखने के बजाय हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। थर्ड वेंचर फोर्थ, मतलब बाहर घूमने फिरने जाना, हम सिर्फ एक घर में बैठे रहने के लिए नहीं बने हैं इसलिए। फोर्थ स्वेट, मतलब एक्सरसाइज करना। फिफ्थ मॉनिटर एक्सपेंसेस एंड ऑल, कि हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सिक्स्थ रिमूव हुक्स, मतलब वो सारे जो एडिक्शंस और हुक्स होते हैं जिसमें हम लोग कई बार फंस जाते हैं, बुरी आदतें, वो निकालना। सेवेंथ स्ट्रेटेजाइज, मतलब स्ट्रैटेजी बनाना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और एट्थ सबमिट टू डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन लाके वो सारे अच्छे काम करना जो हमें करने चाहिए ना। ये जो सारे स्टेप्स थे वो मिस्टर दासू को काफ़ी अच्छे लगे। बड़ी वीडियो देखने के बाद भी 2 प्रॉब्लम्स आने लगी उनकी लाइफ में। फर्स्ट, जब भी वो ये सारे स्टेप्स को ले रहे थे तो उन्हें अच्छा तो फील हो रहा था, बट उनकी लाइफ अभी भी f***ed up ही चल रही थी। और सेकंड, बहुत टाइम स्टेप्स लेने के बाद धीरे धीरे उनसे ये सारे स्टेप्स लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा था और दूसरे काम भी होते थे इसलिए। और इन्हीं रीजंस की वजह से वो थोड़े परेशान थे। इसीलिए फिर वो अपने एक फ्रेंड के पास गए जिनका नाम था मिस्टर वेदी। ना ये जो मिस्टर वेदी थे ना, वो काफ़ी स्मार्ट और सक्सेसफुल इंसान थे जिन्होंने खुद स्क्रैच से स्टार्ट करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था। इसलिए मिस्टर दासू उनकी रिस्पेक्ट करते थे और उनसे सजेशन लेने के लिए वो वहाँ पे उनके पास चले गए। मिस्टर दासू ने उनको बताया कि कैसे उनकी लाइफ f***ed up चल रही है, और क्या मिस्टर वेदी ने भी ऐसे कुछ स्टेप्स अपनाए थे अपनी लाइफ को बदलने के लिए, और क्या उन्हें भी अपनी लाइफ चेंज करने के लिए ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। जिसके ऊपर मिस्टर वेदी ने कहा कि देखो, नो डाउट वीडियो की जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी है, बट तुमने जो 2 प्रॉब्लम्स बताई है अपनी, वो इसलिए तुम्हारी लाइफ में आ रही है बिकॉज इस वीडियो में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिसिंग है। मिस्टर दासू ने पूछा, प्लीज वेदी जी बताइए ना क्या मिसिंग है, मैं बेटर करना चाहता हूँ अपनी लाइफ को। वेदी जी ने कहा, देखो पहली बात तो यह है कि ये जो वीडियो है इसके अंदर बहुत सारी हैबिट्स बताई गई है, अच्छी हैबिट, जो अच्छी आदतें हैं। लेकिन बेटर होता अगर वीडियो में एक्चुअल में स्टेप्स बताए गए होते, ना कि हैबिट्स। मतलब देखो, स्टेप्स का मतलब होना चाहिए कि तुम क्या एक के बाद एक चीज कर सकते हो अपनी लाइफ को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाने के लिए। एकदम सिंपल एग्जांपल देखो, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए हमें ये 14 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब हम सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ अभी चल रही है और अगर आपको अपनी लाइफ को अनफक तक लेके जाना है, तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होने चाहिए, कुछ रीजन होने चाहिए एक के बाद एक उन स्टेप्स को लेने का, ना कि सिर्फ हैबिट्स। हाँ, वैसे आपने बात तो सही कही है, बट इसका सोल्यूशन क्या है फिर? एक काम करिए ना, आप ही कुछ स्टेप्स बता दीजिए जो शायद आपने भी लिए थे अपनी लाइफ में। वेल जरूर, मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंने तो वैसे कई सारी बुक्स पढ़ी है, और बुक्स नहीं पढ़ पाता तो मैं सीखने के कई सारे वीडियोस देखता था, और उसके बेसिस पे मैं तुमको अभी 8 लेसन शेयर करूंगा जो एक्चुअल में ये 8 स्टेप्स बन सकते हैं जो तुम्हें एक के बाद एक लेना चाहिए। और अगर तुम कहीं पे भी अटकते हो तो मैं तुमको 8 बुक्स भी रेकमेंड कर दूंगा, या फिर बुक समरीज जो तुम बाद में जाके देख सकते हो। मैं तुमको 8 रीजन भी बताऊंगा कि क्यों तुमको ये स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि तुम्हारे दिमाग में भी क्लैरिटी रहे। दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग मिस्टर वेदी जी, प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। मिस्टर दासू जी, आपको तो पता ही होगा कि कैसे स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। हाँ, मुझे पता है ना, उसे निकाल दिया गया था। तो आपको शायद ये भी पता होगा कि जब उन्हें निकाल दिया गया था तो उसके बाद एप्पल की हालत खराब होना स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद ना चाहते हुए भी स्टीव जॉब्स को वापस बुला लिया गया था एप्पल में, ताकि एप्पल को वो सही डायरेक्शन में लेके आ सके। और तुम्हें पता है, जब स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आए तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी, उन्होंने अपनी कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट किया कि क्यों अभी तक एप्पल अच्छी चल रही थी और अब क्या गलतियां हो रही है इन लोगों से। जिसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और नेक्स्ट दिन जब वो अपनी ऑफिस आए तो जब उनको सारे जो टीम मेंबर्स थे वो अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखा रहे थे कि कैसे हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तब स्टीव जॉब्स ने कहा कि स्टॉप, और चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि दिस इज क्रेजी। दरअसल बात ये थी ना कि जब स्टीव जॉब्स चले गए थे तो इन लोगों ने क्या किया कि क्योंकि एप्पल अच्छा काम कर रहा था, इसलिए इन्होंने अलग अलग कई सारे प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। वो गेमिंग कंसोल बनाने लग गए, कभी ये बना रहे, कभी वो बना रहे। उन्हें लगा कि हर चीज़ बनाएंगे और हर चीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्स करेंगे, पैसे कमाएंगे। बट यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। स्टीव जॉब्स ने एक सिंपल सा मार्कर लिया और व्हाइट बोर्ड पे 2x2 का ग्रिड बना दिया और कहा हमें ये करना है। जहाँ 2 कॉलम में लिखा था कंज्यूमर और प्रो, और नीचे लिखा हुआ था डेस्कटॉप और पोर्टेबल। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इन 4 चीज पे फोकस करना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें और कोई भी चीज नहीं करना है, बिकॉज यहीं से हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और यहीं पे हमारे पास एज है दूसरों से। बेसिकली सेल्फ एनालाइज, सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के बाद स्टीव जॉब्स ये कंक्लूजन में आए कि बहुत सारी चीजें करने के बजाय उन्हें बस कुछ चीजों पे फोकस करना है जो नॉर्मल कंज्यूमर और प्रो कंज्यूमर्स के लिए हो, जो डेस्कटॉप और पोर्टेबल हो।
और बस सिर्फ कुछ चीज़ों पे फोकस करने की वजह से ही वापस से एप्पल बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर पाया। ये हुई चल स्टीव जॉब्स की स्टोरी। देखो एक और स्टोरी बताता हूँ फटाफट। डेविड गॉगिन्स शायद तुझे पता ही होगा, जिन्हें वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन का टाइटल मिला है। वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खराब कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा मोटे थे और कॉकरोच मारने की जॉब कर रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है। वो स्टैमर करते थे और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े फेलियर थे। बट फिर एक दिन उन्होंने मिरर के सामने खड़े होकर कहा कि बस अब बहुत हो गया, जैसे मैं जी रहा था अब मैं वैसे नहीं जीऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूंगा। और गेस व्हाट, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट करी। उन्होंने अपनी हेल्थ अच्छी करी। वो पहले ऐसे अमेरिकन बने जिन्होंने नेवी, सील, एयर, रेंजर्स ऐसे बहुत सारी मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करी। वो 100 माइल रेसेस भागे, ऐसी रेसेस भागे जो बड़े बड़े एथलीट्स नहीं भाग सकते हैं, जिसमें उनके पैर से खून आना स्टार्ट हो गया था, उनके पेशाब से खून आ रहा था, बट स्टिल वो भागते रहे। और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ करके दिखा दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना के दिखा दिए जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। थर्ड, ओपरा विनफ्री। तुझे पता है ओपरा विनफ्री का भी पास्ट बहुत बुरा था। उन्हें सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया था, बचपन में उनका रेप भी हो गया था, वो बहुत यंग एज में प्रेग्नेंट भी हो गई थी और कई सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही थी। बेसिकली उनकी लाइफ अप चल रही थी। बट फिर उन्होंने अगेन सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, उन्होंने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि कैसी उनकी लाइफ अभी चल रही है, और फिर उन्होंने अपनी लाइफ को बदलना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट ये आया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बुक क्लब बनाया, वो एक बिलियनर बनी। अब मैं तुमसे पूछता हूँ मिस्टर दासू जी, इन तीनों से तुमने क्या लेसन सीखा? शायद आप ये बोल रहे हो कि मुझे सबसे पहले अपनी लाइफ को एनालाइज करना चाहिए। एग्जैक्टली इसी चीज़ को तुम बोल सकते हो सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो है पहला स्टेप। तुम्हें देखना पड़ेगा कि राइट नाउ तुम्हें अगर कहीं पहुंचना है तो उससे पहले तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि अभी करंटली तुम कहाँ हो, ताकि तुम मैप में डाल सको योर करंट लोकेशन और योर डेस्टिनेशन। तभी मैप तुमको एग्जैक्टली बता पाएगा कि तुम कितने टाइम में या कैसे पहुंच पाओगे अपने डेस्टिनेशन तक। इसलिए एक्चुअल में ये है पहला स्टेप जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए चाहिए। पहले अपने करंट सर्कमस्टेंसेस को समझो, कहाँ तुम लैक कर रहे हो वो चीज़ को समझो, उसके बाद तुम सेकंड स्टेप पे जाओ। और ये चीज़ करने का जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल तरीका है, जो ओपरा विनफ्री ने भी यूज़ किया था, वो था राइटिंग। मतलब लिखना स्टार्ट करो कि करंटली आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। जितना ज़्यादा तुम लिखोगे उतना तुम्हारी लाइफ में तुमको क्लैरिटी मिलेगी, उतना तुम अपने आप को समझ पाओगे। और तुझे एग्जैक्टली सीखना है कि लिखना कैसा चाहिए, तो सीके ने अभी रिसेंटली ही एक कोर्स भी लॉन्च किया है मनी बैक गारंटी के साथ, जिसमें उसने बताया कि एग्जैक्टली उसने राइटिंग का कैसे यूज़ करके अपनी ज़िंदगी बदली, बहुत सारे पैसे भी कमाए। वो जाके भी तू जरूर चेकआउट कर सकता है। और अगर तुझे इसके बारे में और डिटेल में समझना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो एक कांट हर्ट मी बुक की बहुत अच्छी समरी बनी हुई है, तो वो जाके भी देख सकता है। उसकी भी लिंक मैं तुझे प्रोवाइड कर दूंगा। ये हुआ पहला स्टेप। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सुजैन करके एक औरत थी जो अपनी 40s में थी। उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए उन्होंने एक मिशन लिया। मिशन ये था कि वो 50 मैराथन भागेगी 50 स्टेट्स में यूएसए की, और 50 साल की होने से पहले तक। जिसका रिजल्ट क्या आया कि उन्होंने अभी तक 20 से ज़्यादा मैराथन ऑलरेडी भाग लिए हैं और वो ज़िंदगी की बेस्ट शेप में आ चुकी हैं। एक और स्टोरी बताता हूँ। लैरिसा करके एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने 7 फिगर्स का बिजनेस खड़ा कर दिया। अब बहुत से लोगों को लगा कि ये शायद लकीली हो गया है, बट ऐसा नहीं था। ये उन्होंने अचीव कर पाई बिकॉज उन्होंने अपने लिए गोल सेट किया था कि वो हर हफ्ते एटलीस्ट 5 कॉल्स करेंगी, सेल्स कॉल। और यही चीज़ ने उन्हें 7 फिगर्स बिजनेस बनाने में हेल्प करी। अब ये दोनों छोटी सी स्टोरी से तुझे समझ में आया कि सेकंड स्टेप क्या है? हाँ, आई थिंक सेकंड स्टेप यही है, गोल सेटिंग। सेल्फ रिफ्लेक्शन अगर हमें पता चल गया कि हम कहाँ हैं, तो सेकंड स्टेप तो ये है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा वो डालना है, राइट? हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, वही बोलना चाह रहे हो तुम, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन इसमें बस एक ट्विस्ट है। ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिए सुजैन और लैरिसा के, वो दोनों ही गोल सेटिंग तो किया उन्होंने, बट एक डिफरेंस था। सुजैन का जो गोल था वो था अचीवमेंट गोल, जबकि लैरिसा का जो गोल था वो था हैबिट गोल। अचीवमेंट गोल वन टाइम वाली चीज़ें होती है, जैसे कि तुम एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, रन माई फर्स्ट हाफ मैराथन, इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू 20%, रीड 50 बुक्स दिस ईयर। ये है अचीवमेंट गोल्स। ऐसे ही हैबिट गोल्स होते हैं। अचीवमेंट गोल्स कुछ स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड होते हैं। हैबिट गोल्स ये होते हैं जो तुम जिंदगी भर करने के लिए रेडी रहते हो। इसीलिए सेकंड स्टेप यही है, टू हैव गोल्स, कुछ अचीवमेंट गोल्स और कुछ हैबिट गोल्स। और इसका रीज़न एकदम सिंपल है। जैसे ही तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा करंट सिचुएशन कैसा है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि इस करंट सिचुएशन से तुम्हें एग्जैक्टली कहाँ जाना है, तुम्हारा ड्रीम डेस्टिनेशन क्या होगा, और गोल्स कैसे फॉर्म करने चाहिए उससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी है सीकेन चैनल पे ही। उसकी भी लिंक मैं तुझे प्रोवाइड कर दूंगा, चाहिए तो वो डिटेल में तुझे देखना है तो वो देख लेना, जिसमें बेसिकली स्मार्टर गोल्स के बारे में बताया गया है कि कैसे आपके जो गोल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, थोड़ा रिस्की होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, एक्साइटिंग होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। और हाँ, राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा स्टडी में देखा गया है, डोमिनिका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने जो स्टडी करी थी उसमें देखा गया है कि जब आप अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट करते हो, अगेन राइटिंग करते हो, तो उसके पूरे होने के चांसेस 42% से बढ़ जाते हैं।
इसीलिए ये चीज़ भी ज़रूर लिखना। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप के लिए मैं तुझे एक स्टोरी बताता हूँ क्रिस बेली की। क्रिस बेली एक ऑथर है जिन्हें दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव इंसान बनना था। ये उन्होंने अपने लिए गोल सेट किया। अब ये गोल तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्टिविटी हैक्स यूज़ किए, खुद अपने ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि 90 घंटे काम करना। अभी रिसेंटली तूने देखा होगा नारायण मूर्ति जी का एक बहुत बात फेमस हो गई, बहुत वायरल हो गई, इंटरनेट पर बहुत डिबेट हो गया 70 घंटे काम करने से रिलेटेड। जो क्रिस बेली थी उन्होंने इससे भी ज़्यादा 90 घंटे काम करने पर फोकस किया। और सिर्फ ये एक्सट्रीम नहीं बल्कि उन्होंने दूसरा एक्सट्रीम भी ट्राई किया, सिर्फ 20 घंटा काम किया। ये भी ट्राई करके देखा। वो कभी 5 बजे उठे, कभी उन्होंने सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दिए, कभी कभी उन्होंने 5-5 घंटे मेडिटेशन किए हफ्ते में। और ये सब करने के बाद फाइनली उन्हें समझ में आया कि यार प्रोडक्टिव रहना है ना, तो उसके लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा: टाइम, एनर्जी और अटेंशन। क्योंकि अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करोगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे। अगर आप अपने अटेंशन को मैनेज नहीं करोगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहने लग जाओगे। अगर आप अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं करोगे तो आप टायर्ड और बर्नड आउट फील करोगे, जो तीनों ही आपको अपने गोल्स तक पहुंचने नहीं देगा। इसीलिए थर्ड स्टेप जो है वो है टू मेक प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी। अब देखो, मैक्सिमम लोग अपने गोल्स कभी अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग गोल्स के बाद का थर्ड स्टेप लेते ही नहीं है, जो है प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, कि एग्जैक्टली वो गोल को आप अचीव कैसे करोगे। जब तक आपके दिमाग को समझ में नहीं आएगा तब तक आप गोल अचीव ही नहीं कर पाओगे, राइट। इसलिए थर्ड स्टेप यही है कि आप स्पेसिफिकली प्लान करो और स्ट्रेटेजाइज करो कि अपने गोल्स को आप कैसे अचीव करोगे। और इसके लिए आप रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने गोल सेट किया है कि आपको महीने में को 2 बुक खत्म करनी है, तो आपको ऐसा रिवर्स करना पड़ेगा कि 15 दिन में 1 बुक कंप्लीट हो। अब 15 दिन में 1 बुक कंप्लीट करने के लिए आपको डेली कितना पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्लान बना लो। ये चीज़ आपको गोल्स तक पहुंचाने में ज़रूरी होगी। और अगर प्लान स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है इससे रिलेटेड तुझे और डिटेल में समझना है तो उसके लिए भी एक वीडियो है ये वाला सीकेंड का, जो तू जाके देख सकता है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप के लिए मैं तुझे बताता हूँ डेमोस्थेनीज की स्टोरी। डेमोस्थेनीज जो थे वो एंशिएंट एथेंस के एक बहुत ही पॉपुलर इंसान थे। दरअसल बात ये थी ना कि जब वो छोटे थे बचपन में, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे साइज में, बहुत वीक थे और बहुत ज़्यादा बीमार होते थे। और इतना ही नहीं, जब वो छोटे थे तो क्या हुआ, तो उनके जो डैड थे वो मर गए, जिसकी वजह से 7 साल की उम्र में ही वो अनाथ हो गए। अब वैसे तो उनके जो डैड थे उनके पास बहुत पैसे थे जो वो अपने बच्चे के लिए छोड़ के गए थे, लेकिन उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने वो सारा पैसा हड़प लिया। उनके रिश्तेदारों ने इतनी भी मदद नहीं की कि वो पढ़ लिख सके, इसकी वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिली। उन्हें बात करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और ऐसे ही उन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आना स्टार्ट हुए। लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, बिट्रे किया और कुछ भी उनके हिसाब से नहीं चल रहा था। बट अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की तरह रिश्तेदारों को, दुनिया को, ऊपर वाले को गाली देने के बजाय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लान बनाया। उन्होंने प्लान बना के स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उनको जो स्पीच की प्रॉब्लम थी उन्होंने उसके लिए स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। बस जितना हो सकता था उन्होंने बात करना स्टार्ट करी। तुझे पता है, कभी वो भागने जाते थे तो स्पीच देते थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के स्पीचेस देते थे, अपने मुंह में पेबल्स रख लेते थे, पत्थर रख लेते थे और उसके साथ प्रैक्टिस करते थे ताकि उनकी जो ज़बान है वो स्ट्रांग हो सके। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करना स्टार्ट करी। वो अपने आप को रूम में बंद कर लेते थे और उनको पता था कि शायद उनका बाहर जाने का मन करेगा, दोस्तों से मिलने का मन करेगा, टाइम पास करने का मन करेगा। ये ऑब्स्टिकल उनको पता था आ सकते हैं ऐसे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को आधा गंजा कर लिया, आधे बाल रखे आधे नहीं रखे, ताकि वो बाहर जा ही ना सके शर्म के मारे और सिर्फ डिसिप्लिन रह के काम कर सके। और गेस व्हाट, ये स्ट्रिक्ट तरीके से काम करने की वजह से ना ही उनकी स्पीच इंप्रूवमेंट हुई बल्कि वो बहुत अच्छे से आर्ग्यू करना सीख गए। वो एंशिएंट एथेंस के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीकर बने। उन्होंने अपना खुद का केस लड़ा, मतलब वो टाइम के जो रूलर्स थे उनके सामने वो गए, अपने सारे गार्डियंस को लेके आए, उनके सामने उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया और अपने सारे पैसे उन्होंने वापस ले लिए और इसीलिए वो एक बहुत फेमस इंसान भी बने। अब यहाँ से लेसन क्या सीखने मिलता है, यहाँ का जो फोर्थ लेसन है वो है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। देखो, जब आप गोल्स अपने लिए सेट कर लोगे, प्लान स्ट्रैटेजी भी बना लोगे, लेकिन उसके बाद भी आपके पास ऑब्स्टिकल्स तो आते रहेंगे। तो आपको ये सोच के रखना है कि उन ऑब्स्टिकल्स जो भी आपको आएगा उससे आप कैसे लड़ोगे, कितनी मेहनत करोगे, कितना काम करोगे और कैसे कैसे करोगे। तो ये हो गया रीज़न। और अब ऑब्स्टिकल्स के ऊपर तुझे और अच्छे से डिटेल में सीखना है तो अगेन सीकेंड का ये वाला वीडियो है, ऑब्स्टिकल इज़ द वे। ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, ये तो पढ़ सकता है या फिर ये समरी देख सकता है। ये है फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट आता है फिफ्थ स्टेप। दासू जी, आपने भी रिसेंटली देखा एक बंदा है अंकित नाम का, जिसने 75 हार्ड चैलेंज लिया। वो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ हार्ड चीज़ें करी और वो जो हार्ड चीज़ें थी वो स्पेसिफिकली उसकी हेल्थ से रिलेटेड थी, फिटनेस से रिलेटेड थी। और वो उन कुछ लोगों में से बना जो एक्चुअल में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वायरलिटी डिजर्व करता था। हाँ विधि जी, आपने सही कहा, मैं भी आपकी बात पे एग्री करता हूँ। ही वॉज रियली गुड। मुझे नहीं लगता हेल्थ के बारे में तुझे ज़्यादा समझाना ज़रूरी है, बट इतना है कि अगर आप अपने गोल्स पे काम कर रहे हो
और सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना चाहते हो, तो एक चीज़ जो आपकी सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी ये कर पाने में, वो है ऑब्वियसली आपकी हेल्थ। तो आपको अपनी हेल्थ पे ज़रूर फोकस करना है। हेल्थ ख़राब हो जाएगी, मेंटल और फिजिकल, तो आप अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाओगे, आप कमज़ोर पड़ जाओगे, दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। इसीलिए कुछ प्रैक्टिकल 3 स्टेप्स बताता हूँ जो ज़रूर फॉलो करना अपनी हेल्थ को ध्यान रखने के लिए। 3 कोर एलिमेंट्स है हेल्थ के लिए, जो है पहला मूविंग, 1 घंटा एटलीस्ट दिन में एक्सरसाइज करो। दूसरा है फ्यूलिंग, मतलब अच्छा खाना पीना करो। और तीसरा है रेस्टिंग, मतलब अपनी रेस्ट पे भी फोकस करो। ये 3 चीज़ करोगे तो आपकी हेल्थ भी आपका साथ देगी आपके गोल्स को अचीव कराने में, या आपकी लाइफ को से तक लेके जाने में। अब आते हैं 6 स्टेप पे। 6 स्टेप बताने के लिए मैं तुझे एक एग्जाम्पल देता हूँ जॉर्ज क्लूनी का। जॉर्ज क्लूनी ना एक फेमस हॉलीवुड एक्टर है जिन्होंने एक बार बैटमैन का भी प्ले किया था। वैसे उन्होंने इतना अच्छा रोल तो नहीं किया था, बट बात यह है कि ही इज़ काइंड ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन इन हॉलीवुड। बट ये जो सक्सेस थी ना, वो उन्हें ऐसे ही नहीं मिली थी। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। वो अलग अलग जगह पे ऑडिशन जाते थे, हर चीज़ देते थे। उन्हें पता था कि उनके अंदर टैलेंट तो है, बट स्टिल कोई भी उनको ना देख रहा नहीं था, कोई भी उनको वो अटेंशन नहीं दे रहा था जो वो डिजर्व करते थे। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्लेम करना स्टार्ट किया, ये जो दुनिया है वो बहुत ख़राब है, कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग गए, जिसके वजह से वो नेगेटिविटी दूसरों को भी दिखने लग गई। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो वो नेगेटिव नेचर की वजह से उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होता था। बट फिर उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करी, उन्होंने क्या किया कि अपने जो मेंटल एटीट्यूड था वो नेगेटिव से हटा के उन्होंने पॉजिटिव पर डाल दिया। उन्होंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अब अगर ये लोग मुझे नहीं लेते हैं तो इससे उनका ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं होने वाला है। मैं तो बस अपने ऊपर काम करते रहूँगा और आगे बढ़ते रहूँगा। बस ये सिंपल सा उन्होंने माइंडसेट शिफ्ट लेके आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो परफॉर्मेंस था वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। जब वो ऑडिशन देते थे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक ऑरा दिखने लग गया जो लोगों को अट्रैक्ट करने लग गया। एंड गेस व्हाट, फिर वो कास्ट होना भी स्टार्ट हो गया। तो जब आप अपने गोल्स पे काम करते हो, आप ऑब्स्टिकल्स पे आपने सोच के रखे हैं, आप अपनी हेल्थ पे भी काम कर रहे हो, बट फिर भी एक चीज़ है जो आपको ले डूब सकती है, वो है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ऐसा रहा कि यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, या फिर जो भी है, तो जैसे ही आपका माइंडसेट नेगेटिव होना स्टार्ट होगा, एट द एंड सारी चीज़ें आपको बेफालतू लगने लग जाएगी। इसलिए 6 स्टेप ये बहुत ज़रूरी है दासू जी कि आप रेगुलरली अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करते रहो। और ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, आप पॉजिटिव लोगों के कंटेंट देखो। अलग अलग लोग जो अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं उनके अगर आप कंटेंट देखते रहोगे तो ये क्या होगा कि आपका ब्रेन इससे पॉजिटिव रहेगा। और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि जब भी मैं ना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखने लग जाता था, टाइम पास वाली चीज़ें, तो उससे माइंडसेट भी धीरे धीरे ही नेगेटिव होने लग जाता था। इसलिए मैं तो एक चीज़ हमेशा करता हूँ कि हमें हमेशा पॉजिटिव पॉडकास्ट, पॉजिटिव बुक समरीज या पॉजिटिव लोगों को देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, उनके साथ मिलता रहता हूँ, ताकि मेरा माइंडसेट बना रहे, ताकि मैं अपने गोल्स तक टिके रहूँ और कंसिस्टेंट रह पाऊँ। हाँ वेदी जी, आपने ये बात तो सही बोली है। मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है, जब भी मैं ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ रहता हूँ तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लीज़ वो बताइए। 7 स्टेप जो है वो है स्किल डेवलपमेंट। तुम्हें पता है दासू जी, जो चार्ल्स डार्विन थे ना, उनको ऑप्शन मिला था कि वो मेडिकल स्कूल जा सकते थे, वो वेल पेड एक जॉब कर सकते थे चर्च में, बट स्टिल उन्होंने वो सब छोड़ के काम किया तो कहाँ पता है, एक अनपेड नेचुरलिस्ट बनने का, HMS बेगल में, जहाँ उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। आपको पता है दासू जी, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे ना, उनके पास ऑप्शन था, वो चाहते तो अपने फादर का एक लुक्रेटिव कैंडल मेकिंग बिजनेस था, उसमें जाके वो काम कर सकते थे, बट स्टिल उन्होंने वो चूज करने के बजाय और ज़्यादा स्किलफुल चीज़ पे फोकस किया, जो था टू वर्क एट अ प्रिंटिंग बिजनेस। वो टाइम पे प्रिंटिंग बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग और ल्यूक्रेटिव चीज़ थी, जिसमें काफ़ी स्किल्स लगती थी। अब यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी भी थोड़ी थी, बट स्टिल फ्रैंकलिन ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यहाँ पे अगर मैं रहूँगा तो मेरी स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगे, मैं आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से आगे बढ़ पाऊंगा। और गेस व्हाट, उनके स्किल्स पे फोकस करने की वजह से ही वो फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका भी बने, एज अ साइंटिस्ट और एक बहुत ही पॉपुलर फिगर जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और ये सब कैसे हुआ? ये सब तभी हुआ जब उन्होंने रिजल्ट्स और पैसे पे फोकस करने के बजाय, जो उन्हें इजीली अपने बिजनेस में मिल सकता था, उन्होंने फोकस किया स्किल्स पे। जब भी देखो आपसे कोई पूछता है ना कि व्हाट डू यू डू, तो वो लोग बेसिकली यही पूछ रहे थे कि आप किस चीज़ में स्किल्ड हो, बिकॉज विदाउट स्किल आपकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन पाती है। और स्किल्स जो चीज़ है ना, वो कई बार स्कूल कॉलेजेस हमें नहीं सिखा सकती है, ये चीज़ हमें कई बार खुद से सीखनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑथर अर्नेस्ट मॉर्गन करके एक इंसान थे जो पाइनियर थे फ्लड कंट्रोल और डैम कंस्ट्रक्शन के मेथड्स में। ना ये जो ऑथर थे ना, आपको पता है उन्होंने कभी कोई स्कूल या इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ली थी, उन्होंने खुद से सीखी थी, लेकिन स्टिल वो पाइनियर बने,
वन ऑफ द बेस्ट बने अपनी फील्ड में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगेन स्किल्स पे फोकस किया, अपने आप को इंप्रूव करने पे फोकस किया। इसीलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप आपके लिए यही है कि देखो, जब आप गोल्स पे काम कर रहे हो, ऑब्स्टिकल से लड़ रहे हो, हर एक चीज़ आप कर रहे हो, इसके साथ साथ आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है स्किल डेवलपमेंट पे। कोई एक चीज़ तो ऐसी पकड़ो जिसमें आपका स्किल्स बहुत अच्छे हो जाए। अगर आप किसी भी एक चीज़ में बहुत अच्छी स्किल ले लोगे तो पक्का आप अपनी लाइफ को से पे लेके जा सकते हो और बहुत आगे बढ़ सकते हो। अब इसके ऊपर भी कई सारी बुक समरीज तो तेरे को मिल सकती है। मैं तुझे रिकमेंड करूंगा मास्टरी बुक समरी जाके देख ले, जो बहुत अच्छी है। और लास्ट आता है स्टेप 8। उसके लिए मैं तेरे साथ एक रिसर्च शो करूंगा। तुझे पता है, एक रिसर्च में पता चला है कि वो एथलीट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जिनकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ 3 चीज़ें जिनको मिलती है वो दूसरे एथलीट से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब तुम्हें भी अगर दासू जी दूसरों से बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको ये 3 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट है बीइंग सपोर्टेड, हैविंग एन इनपुट, अ वॉइस एंड अ चॉइस। अगेन एक रिसर्च में देखा गया ना, NBA प्लेयर्स में, उन NBA प्लेयर्स जिन लोगों को खराब कोच मिल जाता था सिर्फ एक सीज़न के लिए भी, कई बार है ना उनकी जो प्लेयर की परफॉर्मेंस होती थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी और कई बार लोगों का करियर भी डूब जाता था। इसीलिए एक कोच और एक अच्छा कोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो तुझे भी देखना चाहिए। दूसरा, द एबिलिटी टू मेक प्रोग्रेस एंड ग्रो। वो एथलीट्स हमेशा ज़्यादा आगे बढ़ते थे जो लोगों को कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखता था, या जिन्हें कोई ना कोई प्रोग्रेस दिखाई जाती थी कि देखो पहले आप यहाँ थे, अभी आप यहाँ पे पहुँच गए हो, मतलब बेसिकली आप ग्रो कर रहे हो, ये दिखाया गया। और थर्ड, फीलिंग कनेक्टेड टू द टीम एंड मिशन। वो एथलीट्स और वो लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे जो लोग किसी मिशन का पार्ट थे। और इसके ऊपर भी एक स्टडी करी गई थी 1000 ऑफिस वर्कर्स के ऊपर, जिसपे पता चला ना कि वो ऑफिस वाले बहुत ज़्यादा हाई वर्क कर पाते थे, डिमांडिंग वर्क कर पाते थे, जो लोग को लगता था कि वो लोग सिर्फ पैसे या किसी चीज़ के लिए नहीं बल्कि किसी एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, कोई एक बड़ी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। और ये तीनों चीज़ पता है मिस्टर दासू जी आपको कैसे मिल सकती है? आपको मिल सकती है अच्छी कम्युनिटी और अच्छे सपोर्ट से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी लाइफ को अगर से तक लेके जाना चाहते हो तो ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनो, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चालू करो जो आपकी तरफ विजनरी हो, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज मैं कितने भी स्टेप्स और कितने भी स्किल्स आपको बता दूं, जब तक आप अपने उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहोगे, ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो आपको हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, जो आपको हमेशा गिराना चाहते हैं, तब तक आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए ये आखिरी स्टेप तो है, 8th स्टेप है, लेकिन ये बहुत क्रूशियल है। ये 8th स्टेप आपको बाकी सारे स्टेप्स को फॉलो करने में हेल्प करेगा, इसलिए ये ज़रूर करना। और इसको करने के लिए अगेन आप अच्छे कम्युनिटी का पार्ट बने। जैसे कि मैं एक सीकन बुक क्लब का पार्ट हूँ, तो जो भी तुम चाहिए तो तुम भी बन सकते हो। प्लस मैं भी राइटिंग सीख रहा हूँ ताकि मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकूँ, ताकि मैं अपना पर्सनल ब्रांड बना सकूँ और सोशल मीडिया का यूज़ कर सकूँ अच्छे पैसे कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और उसके लिए मैंने सीकन का कोर्स भी खरीदा है राइटिंग का, जो अगर आप खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक कम्युनिटी का पार्ट भी बन जाओगे। मैं भी उस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। अगर तुमको भी बनना है उस कम्युनिटी का पार्ट तो उसकी लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा, जाओ वो राइटिंग का कोर्स ले लो, मनी बैक गारंटी के साथ है, तो कोई इतना इशू भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है। प्लस वो कोर्स से आप ये सारी चीज़ें करना सीख जाओगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन, गोल सेटिंग, प्लानिंग स्ट्रेटजी, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, अपनी हेल्थ पे काम करना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाएगी अगर आप वो राइटिंग का कोर्स लेते हो, क्योंकि आप लिखना सीख जाओगे और लिखने से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। थैंक्स मिस्टर वेदी जी। आई थिंक अब मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं जितने भी स्टेप्स आपने बताए हैं मैं पक्का एक एक लेके उसको करने वाला हूँ। और मुझे कहीं पे भी अगर डिफ़िकल्टी होगी तो बहुत सारे वीडियो के आपने रेफरेंस भी दिए हैं, मैं वो वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट करूँगा ताकि मुझे उस स्टेप से रिलेटेड और क्लैरिटी मिल सके। और जैसे कि आपने कहा कि आपने वो 999 रुपीज़ का कोर्स लिया है सीकन का, मैं वो भी ले लूँगा ताकि मेरी भी एक स्किल डेवलपमेंट हो सके, मैं भी सीख सकूँ कि कैसे सीकन ने अपनी लाइफ को से तक लेके गए, कैसे आपने लेके गए और कैसे मैं भी अपनी लाइफ को से तक लेके जा पाऊंगा इन स्टेप्स का हेल्प से। सो बस यही था वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। और जैसे कि वीडियो में मैंने बताया स्टोरी फॉर्मेट में ही कि मैंने एक कोर्स बनाया है राइटिंग का, जिसने एक्चुअली मुझे एक कंज्यूमर से क्रिएटर बनने में हेल्प करी है। तो वो कोर्स आपके जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। वन ऑफ माई बेस्ट वर्क है। मुझे लगता है ये जो बातें मैंने बताई उन्हीं चीज़ों ने मुझे आज लखपति करोड़पति बनाया है। सो आप जाके वो सारी बातें मैंने बता दी है, बहुत अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में बताई है। आप जाके वो ज़रूर चेकआउट करो ताकि आपको मालूम पड़े कि लिखना कैसे चाहिए, कैसे मैं लिखता हूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और कैसे आप भी लिख सकते हो। ठीक है, वो कोर्स जाके ज़रूर चेकआउट करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मनी बैक गारंटी है, प्लस आप कम्युनिटी का पार्ट भी बन जाओगे जब आप जाके वो कोर्स लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं राइटिंग के ऊपर और डिटेल में आपको वीडियो बना के भी दूँ कि कैसे लिखना चाहिए, तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।